जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है सरफराज खां, ऑप्शन बी मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन सी अली वर्दी खां एंड ऑप्शन डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। इसका सही आंसर होगा बी, मुर्शीद कुली खां। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं और फिर आप लोगों को मैं समझा भी दूंगा। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। इसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। मुर्शीद कुली खां को सर्वप्रथम 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि फर्रुखसियर के द्वारा 1717 में इसे नियुक्त किया गया था बंगाल का अंतिम गवर्नर। ओके, और इसने क्या किया कि राजधानी पहले ढाका थी, बंगाल की राजधानी ढाका थी, तो मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो मुर्शिदाबाद शहर है इसे मुर्शीद कुली खां ने ही बसाया था। ओके, इस नगर को बसाया और राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया। तो यह दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुर्शीद कुली खां को फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त किया गया था, राजधानी पहले ढाका थी और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ओके, इतना प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर का तृतीय युद्ध और ऑप्शन डी कह रहा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसका सही आंसर होगा बी, प्लासी का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ प्रश्न कह रहा है शुरुआत हुई, जबकि बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आपसे एग्जाम पूछा तो 64 के बक्सर के युद्ध के बाद तो मुगल साम्राज्य पर अधिकार हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह भी हार गए थे। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कह रहा है ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत तो भारत में प्लासी के युद्ध से शुरू हुई और प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल के क्षेत्रों पर सर्वप्रथम इनका अधिकार हुआ। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है और फिर आपको समझा भी देंगे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। यह युद्ध बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और उनका बंगाल पर अधिकार हो गया। ओके, इस विजय से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त हुए, जिनसे अर्जित किए गए लाभों से उनकी सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति में निरंतर वृद्धि हुई। तो यह इम्पॉर्टेंट है, निरंतर वृद्धि हुई। आगे कह रहा है वृद्धि हुई और भविष्य में बंगाल से बाहर राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई। तो यहाँ यह इम्पॉर्टेंट हो गया कि बंगाल से बाहर, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल से बाहर भी जब उनके पास धन आ गया तो बंगाल से बाहर भी युद्ध करने की उनके पास क्षमता आ गई। प्रश्न संख्या 3, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है एल्बुकर्क, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी फ्रांसिस डुप्ले, ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर होगा बी, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में यह स्टेटमेंट कहा गया है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ओके, एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं तो फिर आप लोगों को समझाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसने बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 तक
लागू किया, जिसे वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया। विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है। ओके, तो कहा किसने है? विलियम पिट ने। यहाँ पर नाम दे दिया है, नहीं तो मैं आपको लोगों को बताता। तो विलियम पिट जो है इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक बताया है। अब अगले पॉइंट पर आ जाएं कि रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद इसी को बंगाल का नवाब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो पहला गवर्नर यही था। ओके, 1757 से 60 तक। और इसने बंगाल में द्वैध शासन 1765, यह दूसरा कार्यकाल है जब दूसरी बार भारत में आया, गवर्नर बंगाल का गवर्नर बनकर के 1765 से 1767 तक था। तो इस दूसरे कार्यकाल में यानी बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जब आया तो 1765 में इसने बंगाल में द्वैध शासन इसी के द्वारा लागू किया गया था। और यहाँ पर 1772 कह रहा है, तो बंगाल में क्लाइव के द्वारा जो द्वैध शासन लागू किया गया था वह 1772 तक चला। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 65, 5, 70 और 2, 72 यानी 5, 2, 7 वर्षों तक कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 7 वर्षों तक बंगाल में द्वैध शासन रहा, 65 से 72 तक। इसे समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, क्योंकि फिर 72 में ही 73 में रेगुलेटिंग एक्ट को आना था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा फिर बंगाल के गवर्नर के पद और शक्तियों को बढ़ा दिया गया, उसे गवर्नर जनरल कर दिया गया। ओके, तो इतना आप लोग जानते रहिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल में द्वैध शासन को लागू करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। और द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं रहेगा, प्लासी के युद्ध के समय यह था। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है मीर जाफर। ओके, तो मीर जाफर, इसका सही आंसर बी होगा, मीर जाफर ही था। ओके, मीर कासिम, मीर कासिम नहीं, मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को बना दिया गया था। ओके, और ऑप्शन डी कर रहा है नजमुद्दौला, नजमुद्दौला नहीं रहेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं, तो फिर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। कह रहा है मीर जाफर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेना के मध्य लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के, अब यहाँ बंगाल के नवाब पूर्व नवाब, क्योंकि मीर कासिम को पद से हटा दिया गया है। ओके, तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यह तीनों लोग युद्ध लड़े थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय उस समय थे। इन्होंने भी युद्ध संयुक्त रूप से युद्ध लड़ा था और अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। ओके, और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई और वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो गई। और इसी युद्ध के बाद वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की भारत में स्थापना हो जाती है, बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओके, ऑप्शन ए कह रहा है चीनिया वाला का युद्ध, एक, और इसे मैच किसे किया गया है? डलहौजी के विरुद्ध मराठे। ओके, चीनिया वाला युद्ध में डलहौजी के विरुद्ध मराठे, ये गलत हो जाएगा, डलहौजी से नहीं हुआ था, मराठों से नहीं हुआ था, ये सिखों से हुआ था, चीनिया वाला का युद्ध जो हुआ था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है खुर्जा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, गलत हो जाएगा। खुर्जा का युद्ध जो हुआ था निजाम और मराठों के बीच में हुआ था। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यह सही है। इसमें फ्रांसीसी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ऑप्शन डी कह रहा है बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मीर कासिम
और मुगल बादशाह और अवध का नवाब था। इसमें सही क्या होगा? सी होगा। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था। एक्सप्लेन भी यहाँ दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। चिनियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ, अंग्रेज और सिखों के मध्य हुआ था। ओके। खुर्जा का युद्ध 1765 का रहा है, निजाम और मराठों के बीच हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों ने देखा। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कह रहा है दिल्ली। इसका सही आंसर होगा सी, कलकत्ता पर। ओके। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग, तो फिर समझाते हैं आप लोगों को। कह रहा है सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर रखा। ओके। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रबंधन का कार्य अपने एक अधिकारी मानिक चंद को सौंप दिया। तो यह इंपॉर्टेंट है। 1756 में सिराजुद्दौला कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और इसे अली नगर इसका नाम बदल करके रख दिया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रबंध का कार्य अपने एक अधिकारी मानिक चंद को सौंप दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन बी कह रहा है जॉन सरमेन, ऑप्शन सी है हालवेल एंड ऑप्शन डी कह रहा है स्टीफेंसन। ओके। इसका सही आंसर होगा सी, हालवेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेज थे, इन्हीं के द्वारा यह सूचना दिया गया। यहाँ पर कह रहा है ना विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है, वह कौन है? तो हालवेल है। एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग। एक्सप्लेन कह रहा है ब्लैक होल घटना का विवरण हालवेल नामक एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी से प्राप्त होता है। यह घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 यानी 146 अंग्रेज कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें से अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। इसे काल कोठरी, ओके, यानी इंग्लिश में जिसे ब्लैक होल कहते हैं, ब्लैक होल की घटना के नाम से इतिहास में जाना जाता है, या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मुर्शीद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? ऑप्शन ए है कासिम बाजार, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद एंड ऑप्शन डी गौर। इसका सही आंसर होगा सी, मुर्शिदाबाद। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ऊपर के भी क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन किए हैं। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कर रहा है, मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद भी कहते हैं, स्थानांतरित की। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि से विभूषित किया था। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडर मल भी कहा जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जिसे मकसूदाबाद कहते हैं, स्थानांतरित किया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि भी प्रदान की थी। ओके। और मुर्शीद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडर मल भी कहते हैं, क्योंकि उसने दक्षिण भारत में जो भू राजस्व के क्षेत्र में जो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किया था, उसमें महत्वपूर्ण इसका योगदान था। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर एंड ऑप्शन डी पूर्णिया। इसका सही आंसर होगा सी, मुंगेर। ओके।
तो मीर कासिम अब राजधानी जो मुर्शिदाबाद आ गई थी ढाका से, अब इसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से कहाँ पर मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया। मुंगेर जो है आज बिहार में पड़ता है। ओके। और उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। तो मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया इसलिए कि मुर्शिदाबाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी अंग्रेज थे उनका इंटरफेयर ज़्यादा था। तो इससे बचने के लिए इस तरह के प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा कि बार बार उनका इंटरफेयर हो रहा था, उससे बचने के लिए। एक्सप्लेन को देख लेते हैं तो फिर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से, देखिए यहाँ पर लिख दिया है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। उसने वहां पर गोला बारूद निर्माण करने का कारखाना स्थापित किया तथा अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया। 1760 से 63 ईस्वी तक मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा। 1763 में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ। तो जब मीर कासिम को 63 में हटा दिया गया तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। और इसके परिणाम स्वरूप फिर आगे क्या हुआ कि मीर कासिम नाराज हो गया और वह बक्सर के युद्ध, इसका परिणाम क्या हुआ कि आगे चल करके बक्सर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वांडीवास के युद्ध में, जो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कह रहा है फ्रेंच ने, फ्रेंच से तात्पर्य फ्रांसीसी, फ्रांसीसी ने ब्रिटिश को हराया। ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटिश ने डच को हराया। ओके। ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। और ऑप्शन डी कह रहा है डच ने ब्रिटिश को हराया। इसका सही आंसर होगा सी, ब्रिटिश यानी अंग्रेज ने फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों को हराया था। ओके। जबकि ए कह रहा है फ्रेंच फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश को हराया था, ये गलत हो जाएगा। फ्रांसीसियों ने ब्रिटिशों को नहीं हराया था, ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को हराया था। ये बात ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए हमेशा। आगे कह रहा है बी नंबर में, ऑप्शन बी में ब्रिटिश डच को हराया, डच से यह युद्ध ही नहीं हुआ था। फिर कह रहा है डी में डच ने ब्रिटिश को हराया, तो यह भी गलत हो जाएगा। ओके। इसका सही आंसर क्या है? सी है, अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को हराया यानी फ्रेंच को हराया था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट कर रहा था। यह भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आयर कूट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली या काउंट डी लाली कर रहा था। ओके। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है। कह रहा है 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या जिसे द्वैध शासन कहते हैं, तो द्वैध शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। द्वैध शासन से संबंधित एक कथन जो दिए गए हैं इस पर विचार करना है। नीचे कह रहा है उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो सत्य को हम लोगों को निकालना है। ओके, सत्य को निकालना है, तो हम लोग देखते हैं। 1 कह रहा है बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। ओके, तो यह तो सही है, ये तो एकदम सही होगा कि द्वैध शासन के द्वारा कंपनी को दीवानी मामलों पर यानी रेवेन्यू राजस्व से संबंधित मामले सब कंपनी के अधिकार में चले गए। ओके। नंबर 2 कह रहा है पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण नहीं, यह भी नियंत्रण कंपनी के हाथ में चला गया था, लेकिन नवाब को दिए थे करने के लिए पुलिस और। ओके। ऑप्शन तो यह नवाब के नियंत्रण में नहीं था, नवाब को प्रशासनिक कार्य सौंपा गया था। ओके। और तीसरा कह रहा है प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके अधिकारियों पर था, तो प्रशासन का कार्य ये गलत हो जाएगा, कंपनी और उसके अधिकारी नहीं, कंपनी और उसके अधिकारी पर नहीं, ये नवाब के अधिकारियों पर था। ओके। क्योंकि अंग्रेजों ने जो प्रशासन का दायित्व था वह नवाब को दिए थे, इसलिए 3 भी गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। इसमें सही सिर्फ होगा 1 होगा, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण। ओके। आंसर को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है केवल एक
यही सही होगा, केवल एक इसमें सही होगा। बी 2 3 तो गलत है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ सत्य कह रहा है। 3 कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी, ये भी गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, तब फिर डिस्कशन कर लिया जाएगा। द्वैत शासन के अंतर्गत निजामत यानी सुरक्षा व्यवस्था या पुलिस प्रशासन, आंतरिक प्रशासन, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासन का दायित्व नवाब को दिया गया, जबकि दीवानी यानी राजस्व वसूली एवं दीवानी न्याय के अधिकार कंपनी के पास थे। देखिए यहाँ पर कर लिया क्लियर बातें, के पास थे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल में मोहम्मद रजा खां एवं बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया था, यानी सिताब राय और मोहम्मद रजा खां। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों ने 1765 में 2 उप दीवानों की नियुक्ति की थी, बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में राजा सिताब राय को। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गारो, ऑप्शन बी खांसी, ऑप्शन सी कुकी एंड ऑप्शन डी का रहा है टिपरा। इसका सही आंसर होगा बी खांसी। ओके, इसलिए खांसी संपर्क में आए क्योंकि बंगाल का जब अधिकार हुआ तो जो असम सिलहट का जो क्षेत्र था, ओके, वह पहले संपर्क में आया और सड़क मार्ग का निर्माण अंग्रेज करने लगे। और तो खासी जनजातियां जो बीच में थी उसने उनका विरोध किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों ने सिलहट यानी बंगाल से जैंतिया तथा गारो पहाड़ी के क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया, परंतु इस क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजातियों ने इसका विरोध किया और खासी जनजाति के जो नेता थे तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी जनजातियों ने इसका विरोध किया। इस प्रकार अंग्रेज सर्वप्रथम खासी पर्वतीय जनजातियों के संपर्क में आए। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। ओके, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में युद्ध दिया गया है। ओके, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध। और यहाँ पर सूची सेकंड में ये दिया गया है पेरिस की संधि, ब्रिटिश की हार, अनिर्णायक युद्ध और ला एक्सपेल की संधि। अच्छा, कौन युद्ध किस संधि के द्वारा मैच करना है कि किस संधि के द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। ओके, तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो यहाँ पर इसको 4 से हम लोग जोड़ेंगे, ए का 4, क्योंकि एक्स ला चैपल की संधि से इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। ओके, और इसके बाद कह रहा है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यह एक हो जाएगा, पेरिस की संधि से इसका समापन हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। और फिर कह रहा है सी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। ओके, तो इसका तो 3 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है प्रथम मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना हारी थी, तो ये बच गया 2। तो इसका सही आंसर होगा 4 1 3 2। तो 4 1 3 2 हम लोग देखते हैं किस में है। 4 1 3 2। ओके, तो 4 1 3 2 पर हमें आना है। 4 1 यहाँ 4 है नहीं पहले, तो ये होगा नहीं। 2 है पहले, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है 4 1, इसमें तो है। डी कह रहा है 3, तो यह भी नहीं होगा, इसलिए इसका सी सही होगा। ओके, कह रहा है 4 1 3 2, इसका सही आंसर सी होगा। एक्सप्लेन भी दिया है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्स ला चैपल या जिसे शार्ट में सापेल की संधि कहते हैं,
के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था, समाप्त हुआ था। द्वितीय अनिर्णायक युद्ध रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान किया था। ऑप्शन ए है फारुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी कह रहा है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी है शुजाउद्दौला। इसका सही आंसर होगा सी शाह आलम द्वितीय। और यहाँ शाह आलम फर्स्ट भी दिया है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय था और यही युद्ध में पराजित हुआ था। और फिर 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद में अंग्रेजों से एक संधि हुई। इस संधि के द्वारा इन्हें दीवानी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी इन्होंने प्रदान कर दिया। तो यह जानते रहिएगा आप लोग। एक्सप्लेन दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है। 12 अगस्त यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, वही लिखा है। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बंगाल का गवर्नर था। ओके, शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। आगे चल करके शाह आलम द्वितीय के ही समय में अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। लेकिन दिल्ली को राजधानी, हम लोग अगले क्लास के प्रश्न में डिस्कशन भी हम लोग किए थे कि दिल्ली को अंग्रेजों ने राजधानी 1912 में बनाया था। ओके, और 1911 दिसंबर के मंथ में घोषणा किए थे और जनवरी 1912 जनवरी मंथ में उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी सिख। इसमें सही आंसर ए होगा, मराठे सबसे अधिक विरोध किए थे। क्योंकि जब मुगल साम्राज्य इंड हो रहा था तो मराठों की शक्ति बहुत तेजी से उभरी। ओके, लेकिन आगे चल करके मराठों की शक्ति वहां समाप्त हो गई। 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार गए, इसलिए मराठों की शक्ति टूट गई। नहीं तो ब्रिटिश सरकार को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने वाले सिर्फ एक ही लोग थे, वह थे मराठे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन भी दिया गया है तो नॉलेजेबल है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। साल भाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलेजनी ने 1802 में अपनी सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 मराठा युद्ध भी लड़े गए थे, यानी मराठों ने 3 युद्ध लड़ा। इसके बाद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में मराठों की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई और इस मराठों के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। ओके, फर्स्ट कर रहा है, 1 कर रहा है राजा टिकैत राय नवाब आसफ उद्दौला के अर्थ मंत्री थे। यह सही है। राजा टिकैत राय नवाब आसफ उद्दौला के अर्थ मंत्री से तात्पर्य है वित्त मंत्री, ये तो सही है। नंबर 2 का रहा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नीचे का रहा है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो सही उत्तर चुनना है। 1 और 2 दोनों सही है। देखा जाए आंसर, आंसर में कह रहा है केवल 1 सही, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 1 2 दोनों सही है। केवल 2 का रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। सी का रहा है 1 2 दोनों, यही सही होगा। ओके, डी का रहा है न 1 और न ही 2, ये भी नहीं होगा। एक्सप्लेन दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन नॉलेजेबल है। राजा टिकैत राय
नवाब आसफ उद्दौला के दीवान या वित्त मंत्री, जिसे अर्थ मंत्री कहते हैं, थे। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरणतः आसफ उद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है वांडीवास युद्ध, वांडीवास, इसके बाद कह रहा है बक्सर युद्ध, इसके बाद अंबर युद्ध और प्लासी युद्ध। ये तो ए नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 1760 में हुआ था वांडीवास और 1764 में बक्सर हुआ था, और अंबर का युद्ध जो है 1749 में हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ओके, तो इसका मतलब यह है कि प्लासी और अंबर पहले रहना चाहिए, तो अंबर का पहले होना चाहिए, उसके बाद प्लासी होना चाहिए, उसके बाद वांडीवास और उसके बाद बक्सर होना चाहिए 60 में। ओके, बी का रहा है अंबर युद्ध, ठीक, प्लासी का युद्ध, वांडीवास युद्ध और लास्ट में बक्सर। इसका सही आंसर बी होगा, लेकिन अन्य नीचे भी देख लिया जाए, क्योंकि अंबर का युद्ध कर रहा है तो यहाँ हम लोगों ने लिखा 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वांडीवास का 1760 में और बक्सर का 1764 में। तो बी ही सही होगा, क्योंकि सी में वांडीवास ला दिया तो ये होगा नहीं, 1760 में पहले हो गया। डी का रहा है अंबर का युद्ध, तो ये सही है, डी पहले आ गया अंबर का युद्ध, लेकिन उसके बाद बक्सर का युद्ध ला दिया, इसलिए गलत हो गया। ओके, प्लासी रहना चाहिए, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। आइए एक्सप्लेन दिया गया है उसको भी देख लें, हालांकि डिस्कशन तो हम लोग कर ही लिए। अंबर का युद्ध अगस्त, तो ये भी जानते रहिएगा, अगस्त मंथ हुआ है 1749 में। ओके, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय यह युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध जून 1757 में हुआ था, और वांडीवास युद्ध जनवरी 1760, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना, जिसमें ब्रिटिशों की विजय हुई थी। ओके, प्लासी में बंगाल के नवाब पराजित हुए थे, ब्रिटिश सेना जीती थी। ओके, और फिर आगे कह रहा है बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में, इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई थी, और मुगल बादशाह मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला संयुक्त रूप से पराजित हुए थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट यह सारे प्रश्न थे। तो यह सब आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बक्सर के नवाब से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले सेशन में।